राइट। तो संजय भाई, बहुत सारी वीडियोस मैं देखता हूँ जिसमें कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का सीएजीआर आप 10 साल बाद देखोगे तो 20%। तो जब बात करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं अगर आपको 20% रिटर्न मिल गया तो इतना हो जाएगा। तो 20% क्या रियलिस्टिक रिटर्न है नहीं म्यूचुअल नहीं फंड में? नहीं नहीं, और लोग ना 20% इसको लिटरल चीज 20% तो मान के चलते कि नॉर्मल है। मरेंगे बहुत, देर इन फॉर अ बैड शॉक। हम अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करते हैं, हम तो 11 to 12% बोलते हैं। Okay. अरे सर फिर आपके पास आने का क्या फ़ायदा, बोला चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है, मत आओ। जिसके पास जाओगे जो 15-16 कमिट करेगा, फिर आप बताना मेरे को कैसे कमा रहा है 15-16%। देखिए 15-16% आप कैसे कर सकते हो उसका भी तरीका बताते ठीक हैं। दो तरीके हैं आपका रिटर्न्स को बेटर करने के, और वो दोनों आप नहीं कर पाओगे। ओके, बताइए। पहला तरीका है सेक्टोरल रोटेशन, हम नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, बिल्कुल। और 99% लोग नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है सिप ऑन डिप, मैं कर सकता हूं, जनता नहीं कर सकती। हमारा सिंपल, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनको एक रूल है, हमने आपको म्यूचुअल फंड्स बताए, एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया म्यूचुअल फंड्स का। अब हम भगवान नहीं है, हमें पता नहीं मार्केट में क्या होगा, किस दिन बजट खराब आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब जो भी आपका एमएफ टॉप से, अपने टॉप पॉइंट से 5% गिर गया, उसमें पहले लमसम कर दो, 10% गिर गया और लमसम कर दो। हमारे कुछ क्लाइंट्स उसको एकदम रिलीजियसली मानते हैं, क्योंकि यही वो पैसा है जो आगे जाके आपको 1% 2% फालतू दे देगा, एक्स्ट्रा दे देगा। अब आप नीचे वाले लेवल पे सिप तो कर रहे हो, सिप तो चल रही है, पर अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया तो वो जो आपको रिटर्न देता है ना, वो मतलब बहुत किलर रिटर्न होता है। पर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम तो डर आ जाता है, और हम वो डर के टाइम पे खरीद रहे होते हैं। तो बस ये थॉट प्रोसेस जो रखेगा वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हाँ, मार्केट मेहरबान हो गई, बीच में आपको एक फेज में अच्छा रिटर्न दे दिया, तो मार्केट उसके बाद आपको पीटेगी भी, क्योंकि तो मार्केट पर्टिकुलर फेज में मिल जाएगा रिटर्न। मिला ना 2020 से लेकर 2024 तक सबको मिला 25% 30%, जो मनचाहा रिटर्न मिला है सबको। पर ये यू डोंट डिजर्व, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट, यू डिजर्व्ड इट बिकॉज यू स्टेड इन द मार्केट, बस। और आपको भी बताया भाई कि 100 लोग आएंगे तो 11 लोग ही 5 साल बाद टिकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मेरी इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में 3 साल बाद एलटीसीजी को जीरो कर दिया जाए, क्योंकि जब बहुत ही कम लोग टिक रहे हैं तो उनको बेनिफिट दे दो, इंसेंटिव दे दो कि यार चलो अच्छी बात है तुम टिके थे, रिवॉर्ड है हमारे लिए। पर नहीं हुआ। सही भाई, एलटीसीजी को मतलब जीरो कर दीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लोग बहुत सारा बात भी कर रहे थे कि कम करेंगे, बट क्या ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि यार अगले 15 साल के बाद हु नोज कि कितना एलटीसीजी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 25-20% जा सकता है, मतलब 20% भी जा सकता है। तो फिर उस सिचुएशन में कैसे बंदा उसको टैकल करने के लिए क्या करे कि यार अगेन ये एक्सटर्नलिटीज है, हमेशा हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि टैक्स बढ़ गया है तो आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, या आपको अपने गोल का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं वो, क्या होता है ना, सत्य है, क्या वो वर्ड होता है ना, परम सत्य। परम सत्य नहीं, वो मतलब इटर्नल ट्रूथ है। इटर्नल इटर्नल ट्रूथ है कि अगर इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया तो आपको या तो अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए, या समय बढ़ाना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। अब आप रो नहीं सकते इसको लेके कि अरे नहीं नहीं हाय राम, ये तो संजय सर बोल के गए थे कि 12,000 रुपए महीने में काम हो जाएगा, अब तो काम नहीं हो रहा है। अरे भाई मैं थोड़ी, यार मेरे को थोड़ी पता है 5 साल बाद क्या होने वाला है, सरकार क्या करने वाली है, क्या नहीं कर। अभी यूके में हमारे क्लाइंट्स है, इतने दुखी हैं, पिछले साल उन्होंने वो डाल दिया टैक्स कि अगर आपका ग्लोबल कहीं से कैपिटल गेन्स होता है तो आपको यूके में भी टैक्स देना पड़ेगा 28%। अरे अब हो गया, अब क्या करें। अब तुम तो कंट्रोल करते नहीं हो यूके के लॉज को, तो भाई तो आपको ये सब फैक्टर करके चलना पड़ेगा। अनसर्टेनिटीज आएंगी लाइफ में, आपको उसको झेलना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, या तो टाइम बढ़ा दो कि भाई मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट 40 में होना चाहता था, टैक्स बढ़ गया, ठीक है मैं 42 में हो जाऊंगा, 43 में हो जाऊंगा, और क्या कर सकता हूं मैं। ये जीवन है भाई, सर्टेनिटी कुछ नहीं है यहाँ पे। संजय भाई, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन म्यूचुअल फंड है, हर घर में होता है, आपने लास्ट टाइम भी कहा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो लोगों का उस पर भी सवाल आता है, उस पर भी वीडियो, मतलब आजकल ना हर किसी चीज़ पे वीडियो है यूट्यूब पे, और लोग लिटरली परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, क्योंकि उनको परेशान करने वाले भी बहुत सारे हैं, मतलब समझाने वाले आपके जैसे कम है थोड़े। आप अब यहाँ आप लोग कम है, परेशान करने वाले बहुत है। तो लोगों का ये कहना आता है कि यार ये इतना हाई फंड है और ये आगे चलेगा नहीं, परफॉर्म नहीं करेगा, तो क्या ये थीसिस इनकी ठीक है? देखिए उस फंड ने हिस्टोरिकली सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 10 रुपये का फंड 2019 में आया था, सॉरी 2013 में आया था, और आज 2025-26 में इट इज स्टैंडिंग एट 92-93 रुपीज़, 9 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 13 ईयर्स एज ए फिनोमिनल फंड। इसको आप ऐसे देखिए कि अगर अगले 13 साल में उसने फिर से 9 टाइम्स कर दिया तो उसका एक यूनिट 800 रुपये का होगा, और उसके अगले 13 साल में फिर से अगर उसने 9 टाइम्स कर दिया तो उसका एक यूनिट 7,200 रुपये का होगा। तो जिसने अगर 10 लाख रुपए डाले होते 2013 में, और अगर वो इतना साल रुक जाए और इस तरह की कंपाउंडिंग रहे, तो उसके पास 720 करोड़ रुपीज होंगे।
ओके, आई थॉट कम ये आपके कैमरामैन का जो रिएक्शन आया, मजा आ गया मेरे को, ये देख के सबसे ज्यादा मजा आया। ठीक है, वो ऑडियो चेक तो नहीं कर रहे वो चले से ऑडियो गलत हो गया मेरा मुझे भी लगा कि आप कम करेंगे। हाँ, तो ये मैथमेटिक्स है। 1 लाख रुपए 72 करोड़ बनता, 1 लाख रुपीज वुड हैव बिकम 72 करोड़ रुपीज, बट 10 lakhs वुड हैव बिकम 720 करोड़ रुपीज। संजय भाई, ऐसे जो लेगेसी फंड्स हो रहे हैं और वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी ओपिनियन आई वुड वांट I believe they can, because the fund manager is great. Their style of investing is value investing. They do not run under FOMO. उनको FOMO नहीं होता है। और पराग पारेख, let me tell you, is not the best return giving fund in its category. It is the best risk adjusted returns giving fund. ओके। अब आप बोलो सर इस स्टेटमेंट का मतलब मैं क्या है? वही हाँ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि निवेशक कोई फंड को क्यों छोड़ के जाता है। एक ही बड़ा कारण होता है, वॉलेटिलिटी। भाई कल 200 रुपए का था वैल्यू, आज 180 हो गया, तो उसको झेल नहीं पाता। पराग पारेख हैज ऑफर्ड द लोएस्ट वॉलेटिलिटी विद अ ग्रेट रिटर्न। तो इस मेजर को कहा जाता है शार्प्स रेशियो, और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, विच इज अ लेगेसी फंड, 30 साल पुराना फंड है, एंड इट इज ऑल्सो डन वेरी वेल। लेट मी टेल यू, 10 रुपए का फंड था 30 साल पहले, जो आज 2100 का हो गया, तो उसने भी अच्छा पैसा बना के दिया लोगों को। उसका जो शार्प्स रेशियो है वो करीबन 1.4 है। ठीक है, उसके रिटर्न्स जो हैं, अगर आप देखें 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स जो हैं, वो पराग पारेख से ज्यादा है। ओके। बट उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 12% है, यानी कि अपने एवरेज प्राइस से वो 12% ऊपर जाता है, 12% तक नीचे जा सकता है। ठीक है, यहीं पराग पारेख ने का जो शार्प्स रेशियो है वो 1.8 है, तो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 8% है। तो किसी व्यक्ति का पराग पारेख में टिके रहना के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। और उधर ही निफ्टी 500 जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसकी वॉलेटिलिटी करीबन 14% है। ओके। तो इट वॉज ईजियर टू स्टिक इन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एज कंपेयर टू स्टिकिंग इन इवन द इंडेक्स ऑफ निफ्टी 500। उस लेवल का रिस्क मैनेज करता है पराग पारेख। तो आपको लगता है यार वो मैनेज नहीं कर सकता रिस्क? अभी पिछले साल के रिटर्न्स में भी वो पॉजिटिव रहा है, निफ्टी को, अपने बेंचमार्क को उसने बीट किया है, उसने कंटिन्यूअसली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। देखिए, आप रिटर्न्स को ना इस तरीके से नहीं देख सकते, इसने तो 6% दिया, आपको ये देखना उसके बेंचमार्क ने कितना दिया। भाई मैं आपको बोलता हूं मेरे को मैथमेटिक्स में 40 आए, अच्छा है कि बुरा है? और डिपेंड करेगा कि कितने में से आए। मुझे अगर इसका 100 में से आता, मुझे इसका जवाब आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम आपने ये सवाल किया था। तो अगर 50 में से है तो ग्रेट है ना। बिल्कुल। तो वही 40 अच्छा भी है बुरा भी है। तो अगर 8% या 6% पराग पारेख ने एक साल में रिटर्न दिया है, तो लोगों को लगा एफडी से कम दिया है, पर आपका बेंचमार्क एफडी नहीं था, आपका बेंचमार्क निफ्टी 500 था। उसने पहले दिन ही बोला था मेरा बेंचमार्क निफ्टी 500 है, मेरे को इससे कंपेयर करना, उससे बेटर कर रहा है। सो डोंट वरी, दीज फंड्स लुक एट देयर शार्प्स रेशियो, लुक एट देयर वॉलेटिलिटी। अगर आप जो है वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट है कि इस तरीके के फंड्स पकड़ो जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। और वो क्यों है? क्योंकि इनमें ये लोग डेट का पोर्शन रखते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट में अगर 1,20,000 करोड़ का AUM है, तो ऐसा नहीं है पूरा 1,20,000 करोड़ इन्होंने इक्विटी में ठोका हुआ है, उसमें डेट का भी पोर्शन होता है, और वो डेट का पोर्शन एक कुशन बन के इनको देता है। और उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। फाइन संजय भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ उससे दूसरे भी आंसर्स आ जाएंगे, कि इसी पे बात कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि पराग पारेख में आपने कहा फंड मैनेजर्स जो है वो बढ़िया है। अगर फंड मैनेजर किसी फंड का चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इनका चेंज होता है, तो क्या लोगों को वरी करना चाहिए कि परफॉर्मेंस तो चलो ठीक है, लेकिन अब फंड मैनेजर चेंज हो गया, उसकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी? क्या एक फंड मैनेजर के बदलने से स्ट्रैटेजीज ये सब चीज़ें बदल जाती हैं, फिर परफॉर्मेंस डिप कर सकती है? देखिए, अभी मोतीलाल ओसवाल के जो स्टार फंड मैनेजर थे निकेत शाह, उन्होंने छोड़ दिया, रिसेंटली उनका पोस्ट आया था लिंक्डइन पे। अगर एक फंड हाउस होता है बड़ा, तो ना उनकी एक थीसिस होती है। डेफिनेटली मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि फंड मैनेजर का अपना भी एक योगदान होता है, पर उनकी एक थीसिस भी होती है। अब क्या मोतीलाल ओसवाल निकेत के बिना खत्म हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग कॉन्ग्लोमरेट, यू हैव रामदेव अग्रवाल, और उन्हीं का माइंड फ्लो कर रहा होता है। आपको फंड मैनेजर से ज्यादा देखना है प्रमोटर, जैसे PPFAS में राजीव ठक्कर है। तो राजीव जी का जो ही इज द CEO ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस एक तरीके से, तो उस केस में वो तो छोड़ के जाएंगे नहीं, और वही पूरे फंड को कंट्रोल कर रहे हैं। बट येस, इन शॉर्ट टर्म अगर फंड मैनेजर छोड़ के जाता है, अभी जैसे रिसेंटली आई थिंक एक्सिस
स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर थे वो ग्रो चले गए, तो ये तो चलता रहता है, इंडस्ट्री का नॉर्म है, तो चलता रहता है। बट एक फंड हाउस की भी अपनी एक थीसिस होती है, और जो फंड हाउसेस ऑलरेडी बहुत साल से ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर रीजनेबली ओके विद देयर थीसिस। कभी किसी का टाइम अच्छा आएगा, कभी किसी का टाइम खराब आएगा, बट आप बस ये देखिए कि उस फंड ने जो है कंटिन्यूसली बीट किया होना चाहिए अपने बेंचमार्क को और अपने इसको, और वॉलेटिलिटी आप झेल सको उतना उस फंड को, मतलब तभी उस फंड को लेना, नहीं तो मत लेना। फाइन संजय भाई, एक चीज़ और आएगी यहाँ पे। आजकल ये भी होता है कि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मार्केट डाउन है, डराने वाली वीडियोस हमेशा रहती है, लोग ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है ना अभी ओवर हाइप प्रोडक्ट बन गया है। हर कोई SIP सही है, हमने इतने एड्स देख लिए, ये सब देख लिए, और लोगों को मिल उतना नहीं रहा है, और जो जल्दी के चक्कर में रहता है, और उनकी बात उनके लिए वो ठीक भी हो रहा है, क्योंकि उनको जल्दी बहुत अच्छी चाहिए, बात है, ना? कचरा निकल जाएगा। और वो मिल नहीं रहा है। तो क्या म्यूचुअल फंड ओवर हाई प्रोडक्ट है? उसकी उनकी एक वजह ये आती है कि यार म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट इतने हो गए, जितने भी AMC के CEOs हैं वो चैनल पे आते हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, और वो अपनी बात बोलते हैं, और वो दिखाते हैं निफ्टी इतने वक्त में इतना हो जाएगा, 12 से 13% रिटर्न बन जाएगा। और इसमें जो एक बात आती है कि क्योंकि वो AMC के CEOs हैं, बड़े फंड हाउस चला रहे हैं, तो उनको तो ये कहने कि उनका धंधा है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये बात सही भी है, उनसे लें ये बात, ना लें, क्योंकि वो अपने धंधे की बात कर रहे हैं, वो गलत तो बात करेंगे नहीं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यार निफ्टी रिटर्न नहीं देगा, 8% देगा, बात ही नहीं करेंगे वो 8 की, वो 12-14 ही बात करेंगे। देखिए, अगर निफ्टी 8% रिटर्न देने लग गया, 7-8-9%, तो आपका FD भी कम होंगे। आपको ना कंपैरिजन से दुनिया चलती है। इंडिया का अभी AUM, टोटल AUM पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इज समवेयर अराउंड $0.9 ट्रिलियन। चाइना का 5.5 है, ओके, US का 31 है। कहाँ है हम अभी? वी आर नोवेयर। कोई पेनिट्रेशन ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, बिहेवियर नहीं है। मेरे को लगता है हमारे इन्वेस्टर का राइट बिहेवियर आने में अगला 5-10 साल लग जाएगा। बिल्कुल। अभी तो बिहेवियर ही नहीं है ना, अभी तो वही थोड़ा एक साल रिटर्न नहीं मिला तो छोड़ के जा रहे हैं, 100 में से 11 लोग ही 5 साल से ऊपर टिक रहे हैं। तो ये तो बिहेवियरल, मनी इज अबाउट बिहेवियर, इट्स नॉट अबाउट मनी इटसेल्फ, इट्स अ लॉट अबाउट बिहेवियर। ठीक है, तो अभी तक तो जब तक बिहेवियर ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्री को मैं कैसे बोल दूं कि ये ऑलरेडी ओवर हाइप्ड हो गई है? क्या होता है ना एस भाई, अगर ये वही बात होगी कि अगर मैं जब गोल्ड 25,000 था, किसी को बोले कि गोल्ड 2 लाख जा सकता है, तो कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। वी कांट थिंक व्हाट कैन हैपन। कंपाउंडिंग का मैजिक कोई समझ ही नहीं पाता। वॉरेन बफेट ने जब बर्कशायर हैथवे ली थी, उसका एक शेयर $19 का था, आज $7.5 लाख का है। अगर आप उनसे भी पूछते ना उस दिन, तो वो भी नहीं सोच पाते कि मैं इसको $7.5 लाख तक लेके चला जाऊंगा। और अगर आप उनके रिटर्न्स देखें तो उन्होंने भी S&P 500 को हर साल नहीं बीट किया। मैं आपको दिखा सकता हूं, उन्होंने, वो तो अपनी रिपोर्ट में छापते हैं ना। Exactly. आप लेटेस्ट रिपोर्ट ओपन कर लीजिए 2024 का, आई थिंक 25 का आया नहीं अभी तक, पर 2024 की रिपोर्ट है। आप देखेंगे कि उसने हर साल इनको बीट नहीं किया है S&P 500 को। किसी किसी साल S&P 500 पॉजिटिव और वो बहुत भारी तरीके से नेगेटिव है, पर उन्होंने ओवरऑल में S&P 500 को 9% से बीट किया, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। पर वो एक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, वो फंड मैनेज कर रहे हैं, और हर जन उनकी तरफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लेवल का पेशेंस, उनके लेवल का अंडरस्टैंडिंग किसी को है ही नहीं। वो सिखा रहे हैं अपनी तरफ से, बट कोई सीखना थोड़ी चाहता है, सुनना चाहता है, सीखना नहीं चाहता। सो प्लीज डोंट वरी, म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक समझ आता है तो आप प्लीज़ खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टॉक्स खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं खरीदता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता है, और मैं खुद CFA हूँ, मतलब एक ऐसी डिग्री है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है अपने आप में फाइनेंस की, पर मेरे को नहीं समझ आता क्योंकि मेरे को लगता है अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, बाहर कब निकलना है ये नहीं समझ आएगा। एंड इफ यू फील दैट यू हैव अंडरस्टूड अ ग्रेट कंपनी, उसमें भी आप SIP के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। धीरे धीरे आप डालते रहो पैसा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना ये सीखा था, मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर थे, मेरे फादर के ब्रोकर हुआ करते थे, ओनाली रूपानी, एंड ही वाज सब ब्रोकर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो मेरी इंटर्नशिप वहाँ हुई थी। तो इंटर्नशिप के बाद मेरे को यूरोप पढ़ने जाना था, तो उन्होंने मेरे को, हम लोग ने एक शेयर खरीदा था वर्लपूल, नो रिकमेंडेशन, जैसे कि एग्जाम्पल की तरह। तो ₹100 का शेयर था वो, और कुछ 2 महीने के अंदर वो 120 हो गया। तो हम तो राजा हो गए, भाई साहब अपन भगवान है। तो बेच दिया, क्योंकि मैं यूरोप जा रहा था पढ़ने के लिए, मैंने चलो बेच देता। जब मैं वापस आया यूरोप से पढ़ के, वो शेयर 140 का हो गया था। तो मैंने ओनाली सर को बोला, मैंने बोला सर ये, ओनाली सर मेरे को बोले संजय आई स्टिल थिंक दैट इट हैज़ वैल्यू, यू शुड बाय। आई सेड सर मैं तो 120 का बेच गया था, मैं 140 में कैसे खरीद लूँ? तो बोले बेटा ये ऐसे नहीं सोचना होता, आपको ये सोचना होता कि आज 140 का खरीद का 210 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, या 200 होगा कि नहीं होगा। एंड दैट्स वेयर पीपल मिस आउट। हम
हमारे मन में एक प्राइस एंकर बना लेते हैं कि ये इसका प्राइस था, आज ये महंगा हो गया है, गोल्ड महंगा हो गया है। गोल्ड कंपैरेटिवली महंगा हुआ है, ठीक है। गोल्ड महंगा है कि नहीं है ये हमें भी नहीं पता, पर कंपैरेटिवली महंगा हुआ। 10 साल पहले से आज महंगा हो गया। रिलायंस भी 10 साल पहले से आज महंगा हो गया। टीसीएस भी आज 10 साल पहले से महंगा हो गया। निफ्टी भी आज 10 साल पहले से महंगा हो गया। सो आपको ये सब नहीं सोचना है। कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। देयर विल बी 2-3 इयर्स इन लाइफ जब आपको कोई रिटर्न्स नहीं बनेगा, पर उस टाइम पे आप यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रहे हो। हम मार्केट में मंदी कभी नहीं आती। मार्केट में मंदी कभी नहीं आती। जब मार्केट ऊपर जाती है तो यूनिट का प्राइस ऊपर जाता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर चले जाते हैं। हमारे मार्केट में कभी मंदी नहीं आती। आज तो मैं यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, आज तो टाइम है पैसा बनाने का एक तरीके से। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, बट फॉर दैट यू नीड एक्सट्रीम क्लैरिटी ऑन व्हाई डू यू नीड द मनी, व्हेन डू यू नीड द मनी, हाउ मच मनी डू यू नीड। बिल्कुल, आपको ना दोबारा से वो चीज़ देखनी पड़ेगी। हम बात कर चुके हैं इस सवाल के आंसर के लिए। संजय भाई, एक चीज़ और है जो मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं इसी सवाल को, जो एएमसीज के सीईओज आके बात करते हैं तो बंदा उनसे क्या चीज़ सीखे, क्या फिर उनकी बात सुनना बंद करे क्योंकि वो धंधे की बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एएमसीज के सीईओ कोई दे आर नॉट वेरी मतलब अनएजुकेटेड पीपल। इफ़ यू सी कोटक के सीईओ हैं, नीलेशा सर हैं, ये लोग कितने लेजेंड्स हैं। राधिका मैम हैं, लेजेंड है। उनकी एक एक बात गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। क्या सिंप्लिसिटी से वो समझाती है। हम उनसे बहुत कुछ सीख के आगे सिखाते हैं लोगों को। तो माय पॉइंट इज, ये कोई कम लोग नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का ईयूएम लेके बैठे हुए हैं। आशीष सोमैया सर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। ब्रिलियंट गाय, व्हाइट ओक के जो सीईओ हैं, और इनकी थीसिस आपको इनके फंड्स में दिखेगी। प्रॉब्लम इज विद अस, नॉट विद देम। हम रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, वो तो आपको एजुकेट कर रहे हैं। हम रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं। कौन सा टॉप म्यूचुअल फंड है, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल, हम वो देख रहे हैं ना। वो तो ठीक है, आप मत देखिए ना ये सब। आप गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग करना सीखिए और मजे से रहिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। फाइन संजय भाई, अब बात करते हैं कि एसआईपी कब स्टॉप करनी चाहिए, सॉरी म्यूचुअल फंड कब स्टॉप करना चाहिए। अक्सर ये भी आता है, लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड कब स्टॉप करे बंदा, और क्या क्या चीज़ें देखे जिसके बाद ये स्टॉप करना चाहिए? देखिए, वंस अगेन, अगर आप इंडेक्स में हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडेक्स इज इंडेक्स। बिल्कुल ठीक है, आपने निफ्टी 500 में डाल दिया, अब निफ्टी 500 ही नहीं चला तो नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते कहीं और जाएगी नहीं। वेट करो। हाँ, कहाँ जाओगे? उल्टा उस साल आपको एसआईपी करने में। आपको एक मजेदार डेटा दूं अय्याज भाई, 41 साल की मार्केट रिसर्च की गई। उसमें देखा गया कि हर साल मार्केट जो है मिनिमम एक बार 10% नीचे गई है। हर साल 41 साल में, ठीक है। और उसमें से सिर्फ 5 साल मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुई है। ओके, वापस बोलूं? बिल्कुल बताइए लोग। 41 years, every year the market has gone down by 10%। 10 मतलब अगर समझो वो 25,000 थी तो वो 23,500 गई है। बट 36 आउट ऑफ 41 years मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10% नीचे पे खरीदा होता तो उसी साल आपको प्रॉफिट बन जाता। फॉरगेट अबाउट कंपाउंडिंग होती, वो तो आपका मैजिक हो जाता। मैं तो कह रहा हूं उसी साल प्रॉफिट हो जाता। और 36 आउट ऑफ 41 टाइम्स, क्या प्रोबेबिलिटी है? एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 87.5% चांस है कि आप उसी साल में प्रॉफिट करते, नहीं तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि तीसरे साल तक आप प्रॉफिट कर लेते। अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? एग्जैक्टली। बट अब वहां बिहेवियर आ जाता है कि आप लो पे नहीं खरीदोगे, लो पे आप बेचना चालू कर दोगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वो 2% ज्यादा कमाना है तो आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी। सेक्टोरल रोटेशन, जो सीखना नामुमकिन है हमारे लिए। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो। अगर आप छोड़ के करोगे तो 2-3 साल में सीख जाओगे। उसमें भी पहले गलतियां होंगी, उस गलती के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर शायद ही सीख जाओगे आप। दूसरा, आपको सिप ऑन डिप करना पड़ेगा। ये एक बिहेवियर है जो आप और मैं कर सकते हैं। बस इस बिहेवियर को भी हमने किया तो हम 2%, 3% दुनिया से फालतू कमा लेंगे। संजय भाई, आपने ये मतलब इस प्रोबेबिलिटी की चांस दी कि 87% चांसेस है कि आप प्रॉफिट में निकल जाओगे उसी साल में जिस साल मार्केट 10% गिरी है। इसमें एक चीज़ और आती है कि लोग बॉटम फाइंड करने के चक्कर में रहते हैं कि बॉटम हमें मिलना चाहिए। तो बॉटम फाइंड करना फंडामेंटली, क्या ये फंडामेंटल्स चेक करके ये पॉसिबल है या फिर आम आदमी के लिए नहीं? नेवर पॉसिबल है। अब इसके लिए आपको बेटिंग स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी। आप कसिनो जाते हो ना, कसिनो से भी कुछ सीख के ही आ सकता है ना आदमी, हर जगह से कुछ सीख सकता है। तो कसिनो में एक बेटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसे मार्टिंगल कहते हैं। ओके, मार्टिंगल क्या कहती है कि जैसे जैसे नीचे जाए डबल डाउन करो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लेवल बना लिए। आपने बनाया 10%, 25%, 30%, 50%। मार्केट 10% करेक्ट होगी, मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा। मार्केट 25% करेक्ट हो गई और गिर गई, मैंने 1 लाख डाले और भी गिर गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं 2 लाख डाल दूंगा। ओके, ठीक है। मार्केट 50% गिर गई, मैं क्या करूंगा? 4 लाख डाल दूंगा।
अब क्या हुआ, अब जब आपने 50% के टाइम 4 लाख डाला ना, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो उसके आसपास निकलेगी, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा नीचे डाला है। अगर वो मार्केट 3 साल में वापस आ गई, 3 साल बोल रहा हूं, 1 साल नहीं बोल रहा हूं, 3 साल वेट करो, आप शांति से बैठ जाओ, नहीं आई मार्केट वापस, ठीक है, तो आपके क्या, आपके पता है क्या रिटर्न्स होंगे? 17% कंपाउंडेड रिटर्न निकल जाएगा। 17% कंपाउंडेड रिटर्न सिर्फ निकलेगा। वापस आने पे सिर्फ मार्क अभी तो मैं बढ़ी नहीं है, अभी तो सिर्फ वो पॉइंट पे आई है जहां उससे वो गिरी थी। अब आप बोलोगे सर जापान जैसे 32 साल हो गया तो तब क्या होगा? 17%। नो प्रॉब्लम, उस केस में आपका रिटर्न 5% बन जाएगा। जब एफडी का रिटर्न माइनस में था तो आपने फिर भी एफडी से ज्यादा कमा लिया। भाई साहब मैं बता रहा हूं, मैजिक है ये सब चीजें, मैजिक है। आप सोच रहे हो मैं कितना कन्विक्शन के साथ आपके सामने बैठ के ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस कन्विक्शन को फील कर चुका हूं, मैं जी चुका हूं इस कन्विक्शन को। अब मत डरिए यार। हां, किस चीज से डरिए वो भी बता देता हूं। स्टॉक में मार्टिंगेल नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए। किस में करिए? इंडेक्स में करिए, क्योंकि इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, स्टॉक जीरो हो सकता है। जेट एयरवेज जीरो हो गया, किंगफिशर जीरो हो गया, आइलैंड एफएस जीरो हो गया, डीएचएफएल जीरो हो गया, गीतांजलि जेम जीरो हो सकता है। पर क्या निफ्टी 50 जीरो होगा? नहीं। निफ्टी 500 जीरो होगा? नहीं होगा ना। 50% गिरेगा ना। मैं तो वेट करता हूं। तो अयाज भाई देखो, ये एक मैसेज आया मेरे को, एंड मार्केट्स आर डाउन, यू ऑल्सो नो राइट नाउ, बजट के बाद थोड़ा सा इंपैक्ट आया, एंड दिस मैसेज गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस, वन ऑफ आर पीपल जिनका हम फंड देखते हैं। तो उनका मैसेज आया, पहला मैसेज उन्होंने लिखा है कि आई हैव अराउंड 6 लाख रुपीज, संजय सर ऑलरेडी मेड प्लान फॉर लमसम फॉर मी एंड यू नो दिस एज वेल, सो just wondering if I should stick to the same plan or Sanjay sir can suggest some new options as per current market situation. Example, invest more in silver or gold ETFs. Please let me know where to invest. ओके, अभी मार्केट गिरी हुई है और वो और ये ज्यादा 6 लाख invest रुपए डालना चाहते हैं अब। ये माइंडसेट जिसको आ जाता है ना, और ये क्यों है? क्योंकि मेरे को तो पता है कौन है मेरे इन्वेस्टर हैं। तो इनका विजन है आई थिंक 12 to 14 ईयर्स का। Okay. तो ये तो ही वांट्स टू लैप Exactly, दिस हर अपॉर्चुनिटी। opportunity अरे भाई मत जाने देना इस अपॉर्चुनिटी को, सर खानी है ये अपॉर्चुनिटी, अपने को तो 14 साल बाद पैसा चाहिए, तो आज डबल डाउन करेंगे हम। तो दैट इज हाउ यू विन। अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट जब पैसा डालते हैं किसी कंपनी में, तो 10 में से 9 कंपनी परफॉर्म नहीं करती, एक परफॉर्म करती है, ठीक है? एक परफॉर्म करती है, दो एवरेज करती है, 7 मर जाती हैं। अब फिर वीसी पैसा कैसे कमाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर 10 में से 9 इन्वेस्टमेंट मर रही हैं, 7 इन्वेस्टमेंट मर रही हैं, 2 एवरेज निकलती हैं और 1 ठीक निकलती है, तो वीसी कैसे कमाएगा? पता है कैसे कमाएगा? क्योंकि पहले राउंड के बाद उसको समझ आ जाता है कि ये कंपनी में दम है, फिर वो दूसरे राउंड में फिर से पैसा डालता है, फिर वो तीसरे राउंड में फिर से पैसा डालता है। उसे हम कहते हैं डबलिंग डाउन, मतलब डबल डाउन कर रहे हैं, उसी में पैसा डाले जा रहे हैं। कैसे कोई अपन कंप्यूटर पे जाते हैं, एक फोल्डर पे जाते हैं, फिर उसको डबल क्लिक करते हैं, फिर से डबल क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर जाना है, डीप जाना है। इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, और यही रिच पीपल माइंडसेट है। पुअर माइंडसेट है जैसे गिरे बेच दो, डर में आ जाओ, लोगों को फोन करो। और रिच पीपल माइंडसेट है नीचे गिरा है, अगर अच्छा एसेट है, जैसे मैंने कहा स्टॉक्स में नहीं करना, ठीक है, स्टॉक्स में नहीं करना, आप ईटीएफ में करो, इंडेक्स में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, कहीं नहीं जा रहे, ये कहीं नहीं जा रहे, यहीं है, तो आपको फायदा मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। जो हमने डेटा भी बता दिया, 36 आउट ऑफ 41 ईयर्स यू विल मेक मनी। संजय भाई, आपने बताया कि डबल डाउन करना, जब मार्केट नीचे गिरे तो अपनी एसआईपीज, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो मंथली सैलरी पे है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, क्योंकि वो डाल चुका होता है, बहुत सारे ऊपर डाल चुके होते हैं, फिर नीचे बैठ के टेंशन में आ जाते हैं। एक ऑप्शन और आता है, लोग ये भी बात करते हैं कि यार आप लोन ले लो, मैंने देखा ऐसा कि लोन ले लो और मार्केट नीचे गिरी हुई है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो, ताकि जब मार्केट 10% करेक्ट है तो उसमें डाल दिया और फिर ऑफ कोर्स आप प्रॉफिट बना लोगे। तो ये कैसा तरीका है? बिल्कुल नहीं करना, जिंदगी में ये काम कभी नहीं करना। चैन की नींद नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस 10% के बाद एक और 10% गिर गया ना, तो आप फिर मतलब आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स, बट बहुत बुरी हालत हो जाएगी आपकी। सो प्लीज डोंट डू दैट। नेवर टेक लोन फॉर एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स पे आप लोन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फिक्स्ड इन नेचर होता है। और लोन जब लेना होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि जिस एसेट में डाल रहे हो उसमें अप्रिसिएशन क्या है। लोन लेना होता है तो ये समझना होता है आप इसकी ईएमआई भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। बिल्कुल, आपको अफोर्डेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, इनकम की अफोर्डेबिलिटी। तो प्लीज डोंट डू दिस एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड। संजय भाई, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए, और फिर हाउ टू मूव इनटू दैट न्यू म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड मूव करने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा।
अब उसको आप इवैल्यूएट कैसे करोगे? आपका वो रूल्स सेट होने चाहिए कि बेंचमार्क के अगेंस्ट, कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट, शार्प्स रेशियो, वॉलेटिलिटी, ये सब जो रूल्स होते हैं, आप कैप्चर डाउन कैप्चर रेशियो, ये सब देखना पड़ता है। ये पहला कारण हो सकता है। अब जब आप पहला कारण से शिफ्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा, इनकेस अगर उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। अगर आपके कुछ यूनिट्स 1 साल पुराने थे तो उस पर आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, और उसमें जो लॉस हुआ होगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिल जाएगा जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये पूरा टैक्सेशन का रिजीम आपको उसके लिए समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तो एजुकेट अपने आप को करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हो सकती है कि आप जो है सोच रहे हो कि मैं अब एग्जिट ही कर जाता हूँ, मेरे को पैसे की आवश्यकता है, तो ये एक वो भी किया जा सकता है। आपने कर दिया, फिर आपने टैक्सेस भर दिए। तीसरा कारण ये होता है कि आप कह रहे हो कि भाई मेरा जो गोल है ना करीब आ रहा है, 3 साल ही रह गए, तो अब मैं इक्विटी पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना चाहता, मुझे डर लग रहा है, तो आई विल मूव टू डेट म्यूचुअल फंड्स नाउ। तो आपने क्या किया, यहाँ से पैसा निकाला और डेट में शिफ्ट कर लिया ताकि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी रहे। तो आई थिंक ये एक कारण होगा, बट अगेन टैक्स का इम्प्लीकेशन आएगा। चौथा एक तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, जिसे हम कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, समझने की चीज़ है कि समझिए मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो गया है। अब अचानक से मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता आई है, बट मुझे पता है मैं ये 10 लाख रुपए अगले 1-1.5 साल में पूरे कर दूंगा, मेरे को कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, पर अभी अर्जेंटली मेरे को जरूरत है। तो पहला है कि आप 10 लाख का फंड तोड़ो। अब 10 लाख का फंड तोड़ोगे तो 1-आधा लाख तो आपको टैक्स लग जाएगा, तो आपका ये हो गया। कंपाउंडिंग का लॉस होगा, जो उसमें कंपाउंडिंग हो रही थी वो भी लॉस हो जाएगा, और आपको भी पता है आप पैसे जो है दे ही दोगे, 1-1.5 साल में आप दे दोगे, 2 साल में दे दोगे। और 10 लाख का ब्याज इंटरेस्ट आपको पता है कि साल का कितना आएगा, चलो 9% आएगा, तो मेरे को 90,000 यानी 7,500 रुपये महीना देना है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी इनकम आ रही है, तो मैं 7,500 दे दूंगा। तो बेस्ट वे टू डू इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ना आपको टैक्स का इम्प्लीकेशन आता है, ना आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक होती है, और आपका जो काम है वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक लेवरेजेबल एसेट आ चुका है। तो ये एक और तरीका होता है अगर आपको छोटा पैसा निकालना हो और आपको कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब ना करना हो। संजय भाई किन सिचुएशन में लेना चाहिए ये भी बता दीजिए, क्योंकि वरना लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सुन के ना लोगों को लग जाएगा अच्छा ये भी लोन लेने का नया तरीका है। लोन लेने का तरीका है ओनली फॉर सर्टेन रीजन। हो सकता है आपको बच्चों की फीस भरनी हो, अभी शॉर्ट पड़ रहे हो आप बच्चों की फीस देने से, कोई भी लग्जरी काम के लिए नहीं, नेसेसिटी काम के लिए करना है, बस सिंपल इसका आंसर ये है। फॉर एग्जाम्पल आप घर खरीद रहे हो, 10 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए उस काम के, मतलब पर्पसफुल काम होना चाहिए। ये नहीं कि भैया वेकेशन करने जा रहे थे और ये पैसा तो बेटी की शादी के लिए था, चलो एक काम करते हैं लोन लेके वेकेशन कर लेते हैं, बेटी की शादी जो है वो परेशानी में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो जाए भाई, गोल्स को नहीं टच करना है, सिर्फ बीच का कोई अगर शॉर्टफॉल रहता है तो उसके लिए ये काम आ जाता है। संजय भाई आपने बेंचमार्क की बात की थी, तो एक क्वेश्चन आया था व्यूअर्स का कि हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू चेक बेंचमार्क ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, तो कैसे चेक करें किसी? देखिए हर पोर्टल पे जहां पे वो म्यूचुअल फंड लिस्टेड है उसका बेंचमार्क लिस्टेड होता है, ओके, उसी के साथ होता है। अगर वहां ना मिले तो हर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती है, हर महीने रिलीज होती है। उस फैक्ट शीट में बताया जाता है क्या खरीदा गया, क्या नया आया गया, फंड मैनेजर कौन है, बेंचमार्क क्या है, वो फंड किसके लिए सूटेबल है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ दिया होता है। एक बार एक फैक्ट शीट जरूर पढ़नी चाहिए हर निवेशक को। भाई तुम इतना निवेश, हम टमाटर लेने जाते तो उसको 4 बार चेक कर लेते हैं, यार इतना बड़ा म्यूचुअल फंड में पैसा डाल लो, थोड़ा देख लो उसको म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। तो एक उसकी फैक्ट शीट पढ़ लोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम प्राग पैरिक की बात कर रहे थे, तो अगर इसका बेंचमार्क होगा तो वो क्या होगा? निफ्टी 500, ओके, निफ्टी 500 TRI कहते हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो निफ्टी 500 उसका TRI होगा या BSE 500 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ओके, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। फाइन संजय भाई, एक चीज़ और है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस में टेम्परेरी डिप आया है या फिर फंडामेंटल चेंज आया है, ये कैसे बंदा चेक करे? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है चेक करना। इसको आप इवैल्यूएट इतना इजीली नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको 1-2 साल की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस आ गई है पिछले 1-2 साल में, तो यानी कि फंडामेंटल शिफ्ट आ गया है। एक मिड कैप फंड के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, मिड कैप फंड के साथ ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली, क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण उसमें एक मैसिव डिप आ गया, और पहले वो सबका फेवरेट हुआ करता था, आज फिर थोड़ा नाराज़ है लोग उससे। संजय भाई ये कहते हैं कि इंडेक्स फंड आर द फ्यूचर, ये भी बात आती है कि अब इंडेक्स फंड में जाएं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इंडेक्स फंड की तरफ लोगों को जाना चाहिए, या फिर जैसे पहले भी बात हुई थी कि AMC के जितने भी लोग हैं उनके पास अभी भी एक एज है उसको आउट परफॉर्म करने का? देखिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आप इस जंजाल में 8,000 म्यूचुअल फंड्स के जंजाल में कंफ्यूज हो, प्लीज़ गो फॉर इंडेक्स फंड। और एक ही रूल बनाइए, एक तो SIP चालू रखें, इंडेक्स फंड वो लीजिए जो आपके गोल के साथ मैच करता है, ठीक है। और तीसरी चीज जो करिए कि जब भी वो 10% गिर जाए तो लमसम कर दीजिए। इतने में आप किसी एक्टिव फंड को भी बीट कर जाओगे। ओके, तो ये 3 चीजें लोगों को बस इतना कर हो गया काम। नहीं तो जो मैंने आपको सहवाग सचिन सहवाग स्ट्रैटेजी बता दी, उसमें भी इंडेक्स ही है, उसको फैक्टर इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 वैल्यू 50, सचिन सहवाग जोड़ लो, टीम बना लो, जब 10% पोर्टफोलियो नीचे गिर जाए खरीद लो। फाइन
सही भाई, अब एक फेवरेट लोगों का टॉपिक आ गया है कि हाउ टू अचीव फर्स्ट मतलब 1 करोड़, अपना पहला 1 करोड़ कैसे अचीव करें। अगर 2 टाइम फ्रेम में मैं आपको दे दूंगा, अगर किसी को 8 साल में अचीव करना है, फिर 15 साल में, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ जो नहीं भी करना चाहिए वो भी आप बताइए, तो कैसे करें, और फिर उसके बाद कंपाउंडिंग कैसे होती है उसको भी अगर आप एक्सप्लेन करें। देखिए 1 करोड़ रुपए अगर किसी को 15 साल में अचीव करना है, और मैं ये मानता हूँ कि वो 7% स्टेप अप कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को हर ईयर। इन्फ्लेशन 7% के आसपास अगर समझो मान लेते हैं हम, वैसे तो सब कह रहे हैं कम हो गई, पर मेरे को नहीं लगता इतनी कम हुई अभी। मतलब आम आदमी से पूछो तो उसको पता चलता है कि बेचारे की क्या हालत है, बट 6 से 7% मानते हैं, तो 7% का स्टेप अप मान लेते हैं। तो 15 साल में अगर उसको ये अचीव करना है तो ही हैज़ टू स्टार्ट विद एन SIP ऑफ 14,000 रुपीज़। तो 14,000 रुपए, 14,000 रुपये हो जाएगा 1 करोड़? 14,000 रुपए विद स्टेप अप ऑफ 7% पर एनम ओके एट अ 12% कंपाउंडिंग रेट विल गिव हिम 1 करोड़ इन 15 ईयर्स। ओके, ठीक है। 15 साल में अगर 1 करोड़ किसी को बाना है, हाँ। तो 14,000 रुपए की SIP होगी, 7% के अराउंड स्टेप अप करना बिल्कुल, पड़ेगा। पर ये अगर उसको हाफ टाइम में करना है ओके तो अमाउंट डबल नहीं होता, डबल से ज़्यादा हो जाता है। ओके 14 की जगह 28 नहीं होगा, वो 14 की जगह 30, सॉरी, हाँ, यही अगर उसको हाफ टाइम में करना है, मतलब 15 की जगह 8 साल में करना है, तो अमाउंट डबल नहीं होगा, डबल से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ओके। दैट अमाउंट विल बिकम 54,000। 54? जी, सिर्फ ऐसा क्यों? समय, टाइम, ओके क्योंकि पूरी इक्वेशन में टाइम इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट, और उसने टाइम आधा कर दिया। तो टाइम आधा करने से प्रिंसिपल डबल नहीं होता, बिकॉज टाइम रेज टू में है, प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन में है, तो इफेक्ट इज एक्चुअली 4 टाइम्स। ओके तो 14 की जगह अब उसको 54,000 रुपीज डालना पड़ेगा, 7% स्टेप अप करना होगा, 12% कंपाउंडेड पे वो 1 करोड़ पहुंचेगा 8 साल बाद। 14, 54। अब मैं ये मानता हूं कि 14,000 अगर किसी का 25% इन्वेस्टमेंट रेट है अपनी इनकम का, तो 14 इंटू 4 में 56,000 रुपये उसकी सैलरी होनी चाहिए, मतलब गिव और टेक 60,000 की सैलरी होगी, तो एक व्यक्ति 14,000 रुपये डाल सकता है। बट 54,000 अगर किसी को डालना है तो उसकी इनकम 2 लाख के आसपास होनी चाहिए। एटलीस्ट 1.5 लाख होनी चाहिए। 2 लाख तो होनी चाहिए, 1.5-2 लाख के रेंज में होनी चाहिए। तो समझ लीजिए, अब आपकी चॉइस है, आपको कितनी जल्दी चाहिए। फाइन। इस पे आपने कहा कि मतलब एक सैलरी बेस भी आपने चीज़ें बताई, तो एक जनरल बंदे को किसी की सैलरी अगर 50,000 है तो उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 1 लाख है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? और 1 लाख से ऊपर 1.5-2 लाख है तो उसको कितना, मतलब आप मानते हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट योर इनकम, इट इज़ अबाउट योर गोल्स। लाइफ में जब आप कम इनकम पे होंगे तो सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। आपकी तनख्वाह 25,000 है, काय का इन्वेस्टमेंट? आप पहले तो अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, ये सब करके खत्म, मतलब अपनी सेफ्टी बनाओ ना। पर 25,000 भी कमा रहे हो ना, तो भी 10% आप साइड कर दो, भूल जाओ वो आपकी इनकम है। आप मानो आपकी 22,500 की इनकम है, और वो 10% आप लेगेसी वेल्थ के लिए बिल्ड कर दो, ठीक है? तो ये एक इक्वेशन बना सकते हो लाइफ में कि एक मैं लेगेसी वेल्थ के लिए डाल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता उसका क्या होगा, हम बस डाले जा रहे हैं। 5% कर लो, 10% कर लो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, पर कुछ करो, उससे एक हैबिट क्रिएट होती है। जब आप 50,000 के आसपास होते हो, आपके लाइफ के गोल्स चालू होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी पापा बोले शादी करनी है बच्चा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद 4 साल बाद शादी करनी है, उसका गोल बना लो, 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए के लिए क्या बैकवर्किंग करनी है, कौन सा एसेट डालना है, तो एक गोल बन गया। अब तनख्वाह 1 लाख हो गई अगले साल, जी बहुत अच्छा काम किया अपने जीवन में, तो अब मन में आता है घर ले लें, गाड़ी ले लें, तो एक नया गोल क्रिएट हो गया, उसके लिए आप अब SIP बनाओ। 1 लाख से अब आपकी तनख्वाह 2 लाख हो गई, तो अब आपको लगता है मैं हॉलीडे ले लेता हूँ, वेकेशन ले लेता हूँ, एक बाइक खरीद लेता हूँ, गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो उसके लिए आप एक गोल बनाओ। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, लाइफ के गोल्स भी आपके बढ़ते रहेंगे, आप ऐड करते रहोगे, लग्जरीज विल बिकम योर गोल्स, विच इज ओके, गुड, वेरी गुड। आप कमा रहे हो, आप डिजर्व करते हो। सही भाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि 25,000 अगर कोई कमा रहा है तो वो भी मतलब अपना 10% समथिंग 2,500 या 2,000 1,000 जो भी कुछ है कुछ वो भी कर साइड सकता है, दे। हाँ। लेकिन एक टेंडेंसी मैंने देखी है, जो 25 या 30,000 कमाता है ना, वो SIP में नहीं जाता है, वो जाता है FNO में। क्योंकि उसको उस 2,500 का 10 गुना करना होता है 1 साल में। तो ये जो ट्रेंड है, ये किस तरीके का है? मतलब ये पुअर माइंडसेट, अब क्या करें। लॉटरी की टिकट भी तो कहाँ बिकती है, जहाँ ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं वहीं बिकती है। तो लॉटरी की टिकट की तरह देख रहे हैं लोग इसको, कि 5,000 डालेंगे 25,000 बन जाएंगे, 50,000 बन जाएंगे, 5,000 भी चले जाते हैं। सो डोंट लुक एट FNO एज अ लॉटरी टिकट, स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट एज मच एज पॉसिबल। ये रिच पीपल्स मार्केट है भाई। आपने पिछली बार डेटा भी बताया था पूरा। हाँ, 93% लोग जो है लॉस कर रहे हैं, 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। 7% में भी सिर्फ 1% लोग हैं जो साल का 1 लाख रुपए से ऊपर कमा पाते हैं, हमारे जैसे लोग। और जेन स्ट्रीट का एग्जांपल और जेन स्ट्रीट तो सबको पता ही है क्या धमाल मचा के गया था, सारे पैसे वही लूट के गया है सबके। तो और सरकार पैसा कमा रही है, सरकार को दिखता है कि यार हम इस साल 75,000 करोड़ का हमने टारगेट रखा था, अभी तक 45,000 करोड़ हुआ है, चलो एक काम करते हैं STD को 0.02 से 0.05 करते हैं। आप क्या कर लोगे यार, क्या लड़ोगे आप? पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट है, ब्रोकर आपसे पैसा कमा रहा है,
एक्सचेंजेस आपसे पैसे कमा रहे हैं, सरकार आपसे पैसे कमा रही है, प्रॉफिट पे फिर से सरकार आपसे पैसे कमा रही है, द एंटायर सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट यू एंड यू आर थिंकिंग कि मैं निकाल लूंगा, फिर आपसे बड़ा घोचू कौन है फिर यार इसमें, और वो भी 25,000 की इनकम में विदाउट एनी नॉलेज। बिल्कुल। यहां तो एंट्री तब लेना जब आपके पास लाइफ के सारे गोल्स कंप्लीट सेट होने के बाद 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल। मतलब सॉर्ट ऑफ बुढ़ापे में जाके अपना पूरा सब नहीं, कुछ जब कर हो सके हो। आप यंग में कर पाओ, पहले अपने गोल्स को सेट करो, गोल्स के लिए SIPs करो, प्लानिंग करो, वो क्या कहते हैं, बहन की शादी का गुल्लक बनाओ, अपनी शादी का गुल्लक बनाओ, आगे की पूरा पढ़ाई का भर जाए गुल्लक, उसके सारे गुल्लक जब भरने लग जाए और उसके बाद आपके पास 10 लाख रुपए फालतू हो जिसका आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तब आके पहले सीखो, वरना वो सारे गुल्लक फूट जाएंगे। आने तो सारे गुल्लक फूट जाएंगे भाई, उधार में आ जाओगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था कि मल्टी बैगर्स हम कहाँ से ढूंढे। यार मेरे को पता होता तो मैं आज अरबपति होता। अभी मैंने इतने बड़े इन्वेस्टर की बात करी, उनका पोर्टफोलियो 1,500 करोड़ डाउन है इस टाइम पे, तो यार हम और आप क्या चीज़ हैं यार, ठीक मत, प्लीज डोंट फाइट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। मल्टी बैगर कैसे, और मैं आपको एक बात कहता हूँ, मल्टी बैगर किसी ने ढूंढ भी लिया ना तो वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा उसको। एग्जैक्टली। एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, डेटा सेंटर की स्टोरी थी उसकी, मर चुकी थी कंपनी, जैसे डेटा सेंटर की स्टोरी है तो जिंदा हो गई, वापस जिंदा हो गई, ठीक है। उस कंपनी का शेयर प्राइस 5 साल में 600 गुना हो गया। 600 गुना? हाँ, 600 गुना के आसपास हो गया। एम आई राइट? एक बार 600 तो नहीं बोलते, 60 टाइम्स बोल देते हैं। हाँ, 60 टाइम्स हुआ, 10 का 60, 600। हाँ, तो ये डेटा सेंटर की कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो शायद 5 साल में 60 टाइम्स हो गया। मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे ही 2 टाइम्स होता सब लोग छोड़ के चले जाते। बिल्कुल। और फिर नया मल्टी बैगर ढूंढने फिर नया मल्टी बैगर ढूंढते। देखो इस वाले से तो हमने 2 गुना कर लिया। हमारे एक फ्रेंड की कंपनी लिस्ट हुई अप्रैल 2022 में, 200 करोड़ के मार्केट कैप पे। टुडे दैट मार्केट कैप इन लास्ट 4 इयर्स इज, आज पहुंच गई है 9,000 करोड़। सो दैट्स 45 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स। पर जैसे ही 2 गुना होता है तो लोग छोड़ देते हैं। तो मत पढ़ो ये सब चक्कर के पीछे। होल्ड करने की कैपेसिटी म्यूचुअल फंड वालों के पास होती है, तो खरीद रहा है ना आपके लिए। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, बड़ी अच्छी चली थी वो, कि हाउ टू मैनेज योर सैलरी, है ना? वो काफी वो भी थोड़ा आप मतलब हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सैलरी को कैसे मैनेज करें। देखिए, सैलरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि यू डोंट पे योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। और यू डोंट पे योर सेल्फ मतलब यू हैव टू पे योर फ्यूचर सेल्फ। तो आपको ना बैंक का होता क्या है, आपका कंट्रोल नहीं होता, तो आपको सिस्टम को ऑटोमेट करना पड़ेगा ताकि आपकी नजरों के सामने पैसा रहे ना। तो जब आपकी इनकम आती है ना, उस इनकम पहले तो उस अकाउंट में यूपीआई नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि यूपीआई के पास अनलिमिटेड कैपिटल का एक्सेस नहीं होना चाहिए, लिमिटेड कैपिटल का एक्सेस होना चाहिए। अनलिमिटेड मतलब आपकी सैलरी होगी ना। अगर आपकी 50,000 सैलरी आ रही तो आपने पूरा ही एक्सेस दे दिया, अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया। 50,000 से आपने 5,000 रुपए एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, एक्सपेंस अकाउंट में, उससे आपने यूपीआई को लिंक कर दिया। तो वी कॉल इट अ 3 बैंक अकाउंट सिस्टम। आपका मेन बैंक है, उसके बाद आपका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होना चाहिए और एक एक्सपेंस अकाउंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उतना पैसा डालो जितनी आपकी SIPs चल रही हैं, वो पहले चला जाना चाहिए। आया पैसा उधर सबसे पहले चला जाना चाहिए। फिर आपका आ गया एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट में चला जाए। अब जो पैसा बचा, बाय चांस बच गया, उसकी आपको एक FD कर देनी चाहिए। ठीक है। और वो बन जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कैपिटल। ठीक है, आपका मैं मान रहा हूं आपका इमरजेंसी फंड बन चुका है। पहले तो आप इमरजेंसी फंड भरोगे, फिर उसके बाद ये सिस्टम चालू करोगे, और फिर आपका जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है वो अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनता है, जो आपकी FD में जमा होता रहता है। अचानक से आपको मार्केट में 10% डिप दिखता है, आप उठाते हो, उसमें से पैसा डाल देते हो। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। और यही हर जो है हमारे सैलरीड एम्प्लॉय को अपना बैंक अकाउंट सिस्टम इस तरीके से बनाना चाहिए। फाइन। संजय भाई, अभी एक चीज़ और थी कि लोग ना बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस मार्केट में आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है इन्वेस्ट करने का। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो ये कितना सही है, मतलब करना चाहिए? क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए इसमें? अगर करना चाहिए तो किस तरीके से स्टॉक्स वहाँ पे ढूंढने चाहिए, क्या होना चाहिए तरीका? देखिए, रिच मैन्स क्लब है अगेन, ठीक है। प्लीज एंटर दिस ओनली इफ यू हैव 10 लाख रुपीज। उसका कारण बताता हूँ। इस पर 10% TCS लगता है, क्योंकि जब आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर पैसा बाहर भेजते हो, अब 2 तरीके हैं, या तो आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से खरीद लो, या इंडिया में भी ETFs हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 है, मिराय एसेट का फैंग है, या तो उनके थ्रू खरीद लो, ठीक है। पर वो मजा नहीं आता। एग्जैक्टली। आप बोल नहीं सकते पार्टी में जाके मेरे पास भी एप्पल का शेयर है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप फिर एक ब्रोकर से जाते हो जो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। आज के दिन 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स है, IND मनी, वेस्टेड है, ये लोग 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स है इस टाइम पे, ये लोग अलाउ कर रहे हैं। अब इस पर प्रॉब्लम क्या है समझिए, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा। पहले तो आपका रुपी डॉलर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर आप वहाँ जाके परचेज करोगे, उसका ब्रोकरेज लगेगा। इंडिया में 0 ब्रोकरेज चलता है, US में नहीं चलता 0 ब्रोकरेज, वहाँ ब्रोकरेज लगती है। यहाँ तो आप शेयर खरीदो 0 ब्रोकरेज है, ETF खरीदो 0 ब्रोकरेज है, म्यूचुअल फंड खरीदो 0 ब्रोकरेज है। वहाँ चलती है भैया, वहाँ ब्रोकरेज देनी पड़ती है आपको।
तो वो ब्रोकरेज आपकी चली गई सबसे पहले। और डॉलर टर्म में, हाँ, वो भी डॉलर टर्म में चली गई। मतलब वो तो चलो आपने बिल्कुल, अपने ठीक है। कैपिटल के हिसाब से कर लिया। उसके बाद क्या होगा, जब आप वहां पैसा डाल के रखोगे और उसको वापस लाओगे तो फिर से आपका कन्वर्जन कॉस्ट लग जाएगा, फिर से वो बैंक अपना चार्जेस लेगा कन्वर्जन करने का, और फिर जब यहाँ आएगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा। जितना वहाँ दिया होगा उसको माइनस करके यहाँ पे आपको देना पड़ जाएगा। अगर वहाँ जीरो होगा तो यहाँ पूरा देना पड़ जाएगा आपको। देना जरूर पड़ेगा। देना। पर इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड TCS, ओके, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्या है, भारत के हर नागरिक को साल का $2.5 लाख का कोटा है ठीक है, कि वो ये पैसा बाहर भेज सकता है इंडिया से, चाहे वो इन्वेस्ट करना चाहे, चाहे वो ट्रैवल करे, चाहे वो मेडिकल के लिए जाए, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा दे। अब पिछले बजट में एजुकेशन और ट्रैवल का जो TCS पहले 5% होता था उसको 2% कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप घूमने जाओगे और आपका 10 लाख रुपए का टूर है, तो 10 लाख रुपए आपने टूर ऑपरेटर को दे दिया, आपको 20,000 रुपए सरकार के पास जमा करने पड़ेंगे। ओके, और ये 20,000 रुपए आपको जब आप टैक्स फाइल करोगे तब मिल जाएंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो ठीक है, तो आपका TCS कटता है, पर वो आपको क्रेडिट हो जाता है। तो एक बार के लिए आपका पैसा फंस गया। अब आप सोचिए कि आपने निवेश किया 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए तो सरकार रख लेगी, बिल्कुल, तो आपका 10 लाख का निवेश 11 लाख हो चुका है। ये आपको 1 लाख कब मिलेगा, जब आप टैक्स फाइल करोगे। ओके, जब आप बेचोगे उसको, जब आप बेचोगे नहीं, जब आप सालाना टैक्स फाइल ठीक है, करोगे, done। तो उतने समय के लिए तो सरकार के पास हो गया। मेरा ब्याज का लॉस हो गया ना, मेरे को तो FD में मिलता 6-7%। सो ये सब चीजें ना, प्लीज एक बंदा जिसकी 50,000 30,000 डालने की क्षमता है ना करे। ये उन लोगों के लिए जो 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए वाला भी एप्पल का शेयर मत खरीदो। US में ETFs बहुत अच्छे हैं, आप ETFs खरीदो। नैस्डैक का QQQ फंड है, वो खरीद लो आप। इसका है S&P 500 है, S&P 500 इक्वल वेट है। आपको कोई सेक्टर पसंद आता है, उस सेक्टर का आप रखना चाहते हो, वैसे सेक्टोरल रहना नहीं चाहिए आपको। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, डिविडेंड यील्डिंग है, वहाँ बहुत अलग अलग तरीके। वहाँ का ETF मार्केट बहुत बड़ा है, तो आप कर सकते हो। ग्लोबल जा सकते हो, इमर्जिंग मार्केट्स कर सकते हो, यूरोप कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, बट पैसा तो हो। बिल्कुल। अब बोलो यार मेरे पास है 10,000 रुपए और मैं यूरोप में भी पैसा डालूंगा, मैं क्यों डालना है भाई, तू पहले भारत में डाल ले। तो संजय भाई, जिनके पास है, अगर उनकी भी बात करें, क्योंकि वो लोग भी हमें देखते हैं, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन की आप बात करते हैं, तो उसमें क्या ये इंटरनेशनल मार्केट्स भी कवर हो जाती है? आना चाहिए। अगर आपके पास वेल्थ अच्छी है तो यू शुड डू 10% एटलीस्ट इंटरनेशनल। उसका रीजन एक तो डॉलर हेजिंग मिल जाती है आपको, यूरो हेजिंग भी मिल जाती है कई केसेस में। अब जैसे पिछले साल जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है वो रही है साउथ कोरिया की, ठीक है, 70% एक साल में दिया है। तो अगर अपना थोड़ा सा भी एक्सपोजर इमर्जिंग मार्केट्स में होता तो वो पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा बेटर कर जाता। तो आप इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, जैसे उसमें लैटिन अमेरिका हो गया, तो उसके हाँ ना, ETFs के माध्यम से आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आई थिंक द काइंड ऑफ ETF मार्केट्स विच US हैज़, मैं तो प्रे करता हूँ इंडिया में कब इतनी प्यारी और मैच्योर ETF मार्केट आएगी, इतना बढ़िया आप वहाँ पे से एक्सपोजर ले सकते हो। वहाँ गोल ओरिएंटेड ETFs हैं, ओके, तो आप वहाँ पे डिविडेंड यील्ड ETF ले सकते हो। तो आपने जितना पैसा डाला आपको 4% साल का डिविडेंड आ जाएगा, प्लस जो ग्रोथ होगी वो अलग है, पर 4% आपको डिविडेंड आने लग जाएगा। तो ये तरीके हैं That is वहाँ पे awesome, invest करने मतलब के। जबरदस्त चीज़ है। Yes. सही भाई, US मार्केट की हमने बात की कि एक दो वो जो है प्लेटफॉर्म्स जो है वो अलाउ करते हैं, जैसे आपने साउथ कोरियन इन्वेस्ट मार्केट की बात की, या फिर दूसरी मार्केट्स हो गई, यूरोप की हो गई, तो अगर उनको एक्सेस करना है तो बंदा कैसे एक्सेस करेगा उनको? या तो आप ये LRS के तरीके से फिर आपको करना पड़ेगा पूरा। इंडिया में बहुत लिमिटेड ETFs हैं जो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको देते हैं, या फिर वो फंड ऑफ फंड्स हैं। तो अपना या आपको इनके माध्यम से ही जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। सिम भाई, क्वेश्चन है, मतलब 2-3 व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है और ये समझ में भी आता है क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि सर जी, मैंने ग्रो ऐप से डायरेक्ट स्कीम में म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं? किसी भी ऐप से अगर उसने लिया हो, चेक कैसे करूँ मैं? और अगर ऐसा हो कि यार मैंने 30 साल के लिए किया है और वो ऐप ही ना रहे या वो चीज़ ही ना रहे, तो क्या ऐसा होगा मेरा म्यूचुअल फंड सब कुछ जीरो हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड AMC मेथड से, SOA मेथड से कहते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेथड से लिया हुआ है, तो इन दैट केस आपका म्यूचुअल फंड दिखेगा MF सेंट्रल पे आपको। ओके, तो MF सेंट्रल वेबसाइट है, उस पर जाकर अपना पैन वैन डालिए, OTP आएगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका डीमैट में है तो डीमैट होल्डिंग्स में दिख जाएगा आपको म्यूचुअल फंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डीमैट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कल को अगर कोई भी ऐप बंद हो जाती है तो डीमैट आप ही का है, वो CDSL और NSDL का डीमैट अकाउंट होता है। जनरली आज के दिन मेजर मार्केट शेयर CDSL के पास है, ठीक है। तो ये आपका परेशानी नहीं है। द ओनली मनी विच इज एट रिस्क, ओके, कल को अगर वो ऐप बंद हो गई, वो है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने कितना पैसा रखा, ओके, जो वॉलेट होता है उसका, जो उसका वॉलेट है, ठीक है, और वो भी उनको अब क्वार्टरली सेटल करना पड़ता है, तो हर क्वार्टर आपके exactly, खुले पैसे वो भेज देते हैं। बिल्कुल, तो मतलब रिस्क ऑलमोस्ट निल बराबर है इस टाइम पे। फाइन, मतलब आपके होल्डिंग्स को कुछ नहीं होगा, होल्डिंग्स विल बी इंटैक्ट। ठीक है। सिम भाई, क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट SBI कॉन्ट्रा फंड SIP?
मैं ना SBI कॉन्ट्रा फंड को ज़्यादा स्टडी नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं कुछ उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन ये भी है संजय भाई जो मेरे ही माइंड में आ गया अभी, एंड आई थिंक यू शुड एड्रेस दैट, कि म्यूचुअल फंड को कितना टाइम लगता है पॉजिटिव रिटर्न देने में? मतलब एक टाइम फ्रेम के बाद इतने में नेगेटिव नहीं आएगा? 7 years। ये हिस्टोरिकल रिसर्च की गई है कि अगर एक कोई व्यक्ति 7 साल किसी भी ठीक मोस्ट वॉलेटाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी होल्ड करके SIP करेगा तो उसका 0% मतलब चांस ही नहीं है नेगेटिव होना। फाइन। एक क्वेश्चन था मेरे पास, निपन इंडिया 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, क्या ये कभी बंद हो सकता है? क्यों बंद होगा? ओपन एंडेड फंड है और ये तो इंडेक्स फंड है, ये तो वही फंड है जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मोमेंटम फंड वाला। हाँ। सही भाई, क्वांट म्यूचुअल फंड पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। वो क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हम सेल कर दें क्या, परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, कब दोबारा से होगा, निकल जाए क्या? देखिए क्वांट का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है ना वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टाइल है, वो सहवाग है और अभी पिच खराब है तो सहवाग नहीं चल रहा है। जिस दिन पिच ठीक पिच पे आ जाएगा उस दिन वो छक्के मार लेगा, क्योंकि आज मोमेंटम नहीं चल रहा, आज वैल्यू चल रहा है। बिल्कुल। आज सचिन तेंदुलकर चल रहा है, सहवाग नहीं चल रहा है। किस दिन सहवाग चलेगा, सचिन नहीं चलेगा। तो अभी कंटिन्यू करें? यही तो टाइम है यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का। देखिए मोमेंटम स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ओवर अ स्पैन ऑफ 2-3 years। मोमेंटम स्ट्रैटेजी के लिए आपको मिनिमम 10 साल देना पड़ता है। अब आपने अभी लिया तो 2-6 महीने नहीं परफॉर्म किया, इस साल अंडर परफॉर्म कर दिया, तो इतना क्यों सोच रहे हो? तो अगर संजय उल्टा अच्छा है ना, अंडर परफॉर्मेंस में आपको यूनिट ज्यादा मिल जाएंगे। कोई अगर ऐसा बंदा है कि जिसका मतलब होराइजन मान लीजिए 3 साल है, लेकिन उसको equity वो में नहीं होना ऐसे में आ गया है, फंस गया तो आउट हो जाओ, इमीडिएट आउट हो जाओ। ओके, मतलब वो फिर एक्यूमुलेशन के चक्कर में ना ना फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। उल्टा ज्यादा पैसा डालते रहोगे और पता चला ये वापस ही माइनस पे ही रहा 2-3 साल, तो आप तो मारे जाओगे, मतलब फिर तो आप रोने लग जाओगे। मतलब ये मेरे माइंड में आया तो भाई निकल जाओ आप लोग। सर मैंने 20,000 की SIP करना है, कौन से फंड में SIP करूं? मुझे ओके 20,000 की SIP इनको करनी है तो कौन से फंड में करें? कोई वो नहीं है, हेड एंड टेल नहीं है ना कि मतलब कितना समय के लिए करना है, क्या है क्या नहीं है। सर बंधन स्मॉल कैप फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड में से कौन सा अच्छा है आज की डेट? अगर आप वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग में हो तो बंधन स्मॉल कैप बेटर है, फाइन। वॉलेटिलिटी कम है उसमें। क्वांट स्मॉल कैप पे एक और क्वेश्चन मेरा भी है, 23% डाउन है क्वांट स्मॉल कैप, मैं क्या करूँ? होल्ड करो 10 साल के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोमेंटम फंड है भाई, 10 साल से नीचे आना ही नहीं था। बिल्कुल सही भाई। निपन इनोवेशन फंड और टाटा मल्टीकैप फंड में 1,000 रुपये तक की SIP चल रही है, बट बहुत दिनों से ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या करूँ? पोर्टफोलियो में रखूँ, बंद कर दूँ? निपॉन इनोवेशन फंड और टाटा मल्टीकैप फंड। पहले तो वही मैंने बोला था, सेक्सी नेम्स पे बन जाना, तो इनोवेशन इज अ सेक्सी नेम, तो वो फंड नहीं रखना। बट अभी आपका ड्यूरेशन क्या है, कितना होल्डिंग पीरियड है अपना? अगर मल्टी कैप है तो मैंने जैसे कहा 6-7 साल से पहले तो आप तो देखना ही नहीं है कोई भी फंड। ठीक है। समय एक क्वेश्चन है कि मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1.5 लाख मोतीलाल मिड कैप में, 1 लाख SBI लार्ज कैप में और 1 लाख क्वांट स्मॉल कैप में। बैंड बज गई होगी अभी तक तो। मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या कुछ चेंज करूँ? क्योंकि 4 लाख में से 1.5 लाख है मोतीलाल मिड कैप में, 1 लाख SBI लार्ज कैप में, 1 लाख क्वांट स्मॉल कैप में, 50,000 पराग पारिक फ्लैक्सी में। ये पोर्टफोलियो अपने आप में 7-8 साल वाला पोर्टफोलियो है मिनिमम। ओके, तो अगर रखना है तो 7-8 साल का होराइजन होना चाहिए, नहीं तो एग्जिट कर जाओ। अगेन समय क्वांट स्मॉल कैप पे काफी सारे क्वेश्चन। क्वांट स्मॉल कैप ने देखो एक्चुअली वही हुआ ना, क्या जैसे मोमेंटम खत्म हुआ बिल्कुल, तो वो बैठ गया, सहवाग नहीं, अब वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे नहीं खेल पा रहा ठीक से, थोड़ा उसको भारत लाना पड़ेगा वापस तब खेल पाएगा। जैसे भाई क्लास क्वेश्चन है कि ETF SIP सही है या फिर ETF में डेली डिलीवरी लेना सही होता है? तो डेली अगर आप SIP करोगे तो डिपेंड्स करता है ना। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो दिन की 2,500 रुपये की, एक मेरा फ्रेंड है वो दिन की 2,500 रुपये के 5 इंडेक्स खरीद लेता है, 500, उसको फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और एक और कोई वो मोमेंटम फंड शायद खरीदता है। 5 ये कट 5 ETF में रोज 500 रुपये डाल देता है। तो ठीक है, बढ़िया, डेली SIP है। फाइन। क्लास क्वेश्चन मेरा व्यूअर्स के लिए वो ये रहेगा कि SIP जो मंथली करें या फिर अगर वो डेली कर लें, कि डेली हम डाल लें या वीकली डाल लें, उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? इतना फर्क नहीं पड़ता। ये कर सकते हो कि अगर आपकी 4 SIP चल रही हैं तो चारों को स्प्रेड आउट कर दो, सबको 28 तारीख को मत डालो। ओके, किसी को 7 को डाल दो, किसी को 14 को डाल दो, किसी को 15 को, ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दो, बस यही कर सकते हो। डन संजय भाई, इतना ही रखते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को। और आपने जो है ना बहुत वक्त दिया हमें, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बिजी स्केड्यूल है, अभी भी जाना है पॉडकास्ट के लिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए एंड इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने पॉडकास्ट किया। एंड वी वुड वांट कि बहुत जल्दी आपके साथ कोई सीरीज भी करें। 2000 कमेंट्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, विल ट्राई कि 2000 कमेंट्स करें। भाई मैं तो कहूँगा यार ID बना के कर दो ताकि मुझे कहने के लिए मिल जाए कि भाई आ गए 2000 को। देखो कुछ तो टारगेट होना चाहिए ना। बिल्कुल, कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।